नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र में 2-3 दिन से बहुत खलबली मची है। महाराष्ट्र के एक सबसे बड़े वरिष्ठ नेता शरद पवार, इनके निवास पर एक जमावड़े ने हमला किया, ऐसा बोला जाता है। आपने भी वो दृश्य जो है वो टीवी पर देखे होंगे। उसको हल्ला गुल्ला कहा जा सकता है, लेकिन हमला हुआ ऐसे तो नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जब आपके घर की अगर एक कांच भी नहीं टूटी है और पत्थर मारे गए ऐसा बोला जाता है। पत्थर और कंकड़ में भी फर्क होता है। और इसका जिस ढंग से एक बवाल खड़ा कर दिया गया मीडिया की लेवल पर, तो क्या असलियत में घटना है या इवेंट है? इवेंट जिसको हम बोलते हैं कि हम कोई बड़े एक रैली बना रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं या किसी फिल्म का एक एपिसोड बना रहे हैं, टीवी सीरियल जो होते हैं उसका एपिसोड बनाते हैं, उस ढंग से पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है और उस ढंग से काम हुआ है। मुझे बिल्कुल शक है इस पर कि ये अपने आप या स्पॉन्टेनियसली कुछ हुआ है, उत्स्फूर्तता से हुआ है, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप बार बार जाकर वो जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग है उसका वो देखेंगे तो पता चलेगा कि जो भीड़ आई थी, जमावड़ा आया था, वो दीवार के पहले रुक गया था। और जो कुछ पत्थर मारे बोलते, कंकड़ और पत्थर में फर्क होता है, इतना भी समझ में नहीं आता है। जिस ढंग से मीडिया ने ये पेश किया, और देखिए फिल्मों जैसी ही या सीरियल जैसे ही एक घटना होने के बाद पुलिस वहां पहुंचती है, तो इसलिए मुझे शक है कि ये स्क्रिप्टेड है सब। और जिस ढंग से अभी इंक्वायरी चल रही है, इसकी इंक्वायरी हुई, उसकी इंक्वायरी हो गई, ये हुआ वो हुआ चल रहा है, अभी इंक्वायरी तक पूरी हुई नहीं, उसके पहले ही किसी ने मांग तक नहीं की, अपोजिशन ने मांग तक नहीं की या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मांग तक नहीं की, उसके पहले ही उस इलाके के जो पुलिस उपायुक्त, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, उनको हटाया गया। उस पुलिस थाने के जो प्रमुख अधिकारी थे राजभर नाम के, उनको तो सस्पेंड कर दिया गया। ये अजीब बात है, ये बिल्कुल अजीब बात है कि जबकि इंक्वायरी शुरू भी नहीं हुई उसकी पहले, और ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई, ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई? किसी को खरोच तक नहीं आई है, ना तो जमावड़े में जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से किसको खरोच तक नहीं आई है, ना कि जिन पर हमला हुआ बताया जाता है उनको खरोच तक नहीं आई। और फिर भी इतनी बड़ी एक्शन फटाफट हो रहा है। और इंक्वायरी बाद में होगी, यानी गोली पहले चलाओ, बाद में ढूंढो ये चोर था या कोई था, टेररिस्ट था या नहीं, वो बाद में देखेंगे। तो एक तरीके से फेक एनकाउंटर जैसा कुछ हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सब मामला स्क्रिप्टेड है। और क्यों स्क्रिप्टेड है? देखिए, एक बात होती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जिसमें मोटिव ढूंढा जाता है। आपको शक 10 लोगों पर होगा, लेकिन उसमें से कौन से जो आरोपी है या जो संशयित है उसके पास मोटिव है, ये ढूंढा जाता है कि भाई हाँ ये कर सकता है, लेकिन ये करेगा तो क्यों करेगा, इसका उसको बेनिफिट यानी लाभ क्या है, फायदा क्या है, वो भी देखा जाता है। विक्टिम कौन है ये देखा जाता है। आपको और एक बात याद दिला दूं, एंटीलिया यानी मुकेश अंबानी के घर के सामने जब विस्फोटक रखे गए थे गाड़ी में, तो उसके बाद जो बवाल हुआ था, उस वक्त महाराष्ट्र के कांग्रेस एनसीपी के कुछ नेताओं ने एक सवाल पूछा था, अगर मुकेश अंबानी ने खुद कुछ कंप्लेंट नहीं किए तो इतना बवाल क्यों हो रहा है? याद है आपको? यानी उस विस्फोटक रखने का जो मामला था, मसला था, उसमें अगर विक्टिम या टारगेट मुकेश अंबानी है तो क्या मुकेश अंबानी ने कोई कंप्लेंट दी है, एफआईआर दर्ज किया है? नहीं तो इतना बवाल क्यों हो रहा है, ये सब इंक्वायरी क्यों हो रही है, ये पूछा गया था। और पूछने वाले कांग्रेस और एनसीपी के लोग थे।
आज मैं ये सवाल पूछूंगा, उनकी ही तर्ज पर पूछूंगा कि क्या जिनके घर पर हमला हुआ है उसमें से सुप्रिया सुले हो या शरद पवार हो, इनमें से किसी ने कंप्लेंट दर्ज की है? अगर नहीं दर्ज की है तो ये सब इंक्वायरी कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है, एफआईआर किसने दर्ज किया है? इतने लोगों को अरेस्ट तक हो गई है। तो जिनके घर पर हमला हुआ ऐसा माना जाता है, कहा जाता है, क्या उन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है? अगर मुकेश अंबानी को कंप्लेंट दर्ज करना जरूरी था तो क्या सुप्रिया सुले और शरद पवार को भी कंप्लेंट दर्ज करना जरूरी नहीं है? ये मैं सब इसलिए पूछ रहा हूं कि शक का दायरा बढ़ते जा रहा है, शक का दायरा बढ़ते जा रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे मोटिव क्या है। मुझे लगता है कि जो महाविकास आघाड़ी बनी है चुनाव रिजल्ट के बाद, मतगणना के बाद, नतीजों के बाद, उसमें अब दरार आने लगी है। एक पार्टी दूसरे पार्टी को आरोपी बनाना चाहती है। आपको याद होगा कि शिवसेना के मुख्यमंत्री और शिवसेना के ही दूसरे बड़े नेता, सबसे बड़े नेता संजय राउत ने बार बार बीजेपी वालों पर बहुत सारे आरोप लगाए, लेकिन एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं हो रही थी, एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था। मोहित कंबोजो और कितने लोग हैं, किरीट सोमैया, वो प्रेस सभा लेकर, यानी पत्रकारों को बुलाकर उनके सामने संजय राउत भाषण करते, आरोप करते और उस पर कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होती, एफआईआर दर्ज नहीं होता, इंक्वायरी तक शुरू नहीं होती। इससे शिवसेना के मुख्यमंत्री और संजय राउत गुस्से में थे। इसलिए तो आपको याद है कि बार बार होम मिनिस्टर को मुख्यमंत्री के घर जाना पड़ता था, निवास पर जाना पड़ता था, मीटिंगें होती थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। आज मैं बोल रहा हूँ तो 10 अप्रैल की तारीख आ गई है और आपको याद होगा 5 दिन बाकी है 2 महीने होने के लिए। संजय राउत ने शिवसेना भवन में पत्रकारों की जो सभा ली थी, जिसमें कोई सवाल नहीं पूछा गया, सिर्फ आरोप किए गए, कागज फड़फड़ाए गए, लेकिन उस कागज में क्या है वो तक नहीं दिखाया गया। उस पर आज तक 2 महीने के बाद भी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। याद है ना आपको, 15 फरवरी की बात थी, बड़ी इवेंट इसी ढंग से इवेंट बनी थी। नासिक से शिवसैनिक आ रहे हैं, पूना से शिवसैनिक आ रहे हैं, शिवसेना भवन के आसपास ट्रैफिक जाम हो चुका है, इवेंट बनाई गई थी, काउंटडाउन लगाया गया था कि संजय राउत सामना के ऑफिस से निकले हैं, अभी पहुंचेंगे, बाद में पहुंचेंगे, इनके साथ ये वो है, इवेंट बनाई गई थी। और क्या हुआ, अब 2 महीने होने को आए, राउत ने बोला था 3.5 लोग बीजेपी के अंदर जाएंगे, आधा तक नहीं गया अभी तक। और अरेस्ट होना या पुलिस की कोठड़ी में जाना, तो कस्टडी में जाना तो बाद की बात है, अभी तक कंप्लेंट कोई दर्ज नहीं हो रही है। पहली बार कोई वो विक्रांत के नाम पर एक कंप्लेंट दर्ज हुई है, लेकिन वो भी आज की है, 15 फरवरी की नहीं है। तो इससे संजय राउत बहुत गुस्से में थे और मुख्यमंत्री बार बार होम मिनिस्टर को बुलाकर पूछते कि अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। बिना सबूत के कोई कार्रवाई कैसे करेगा? ये तो होम मिनिस्टर का सवाल था और होम मिनिस्टर की यही तो बड़ी अड़चन है कि संजय राउत बोलते बहुत है लेकिन सबूत तो कुछ नहीं है, और कोर्ट में जाकर टिकने चाहिए, ऐसा कोई सबूत नहीं है। तो कंप्लेंट और इंक्वायरी कैसे करेंगे, एफआईआर दर्ज कैसे करेंगे? ये होम मिनिस्टर का और मुंबई पुलिस का प्रॉब्लम है। इसलिए जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे वो कुछ नहीं कर रहे थे, हेमंत नगरारे, उनको अचानक से बदला गया, उनकी जगह पर संजय पांडे नाम के नए कमिश्नर लाए गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इस कारण से एक चर्चा ये शुरू हो गई थी, अगर ये नहीं कर पा रहे, एनसीपी का होम मिनिस्टर नहीं कर रहा है, तो शिवसेना को होम मिनिस्ट्री दे दो, शिवसेना का होम मिनिस्टर ये सब करेगा, जो एग्रेसिव रहेगा। ये जो बात शुरू हो गई, उसके बाद अगर पवार साहब के घर पर ये जमावड़ा चला गया तो बातें जोड़ तोड़ कर जुड़कर देखनी चाहिए कि क्या होम मिनिस्टर बदली करो ये मांग, और पवार साहब के घर पर गया हुआ जमावड़ा या झुंड
उनको जोड़कर देखना पड़ेगा। शरद पवार के भरोकर हमला, ये जो बवाल किया गया, क्या शिवसेना और एनसीपी एक दूसरे को शहर की मात दे रहे हैं? होम मिनिस्टर बदलने के लिए दो पार्टियों में झगड़ा शुरू हो गया। या तो दूसरी बात एक है जो छुपी छुपी कानों में कानाफूसी करते हुए बताई जाती है कि जो ये सरकार बनी थी तब 2.5 साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री और बाद में 2.5 साल के लिए एनसीपी का मुख्यमंत्री होगा, ये बात तय हो गई थी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देना चाहते, चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ना नहीं चाहते। तो ओपनली इसका झगड़ा शुरू हो जाए तो पवार साहब की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उनको अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो उनको उनका ब्रांडिंग भी करना है। तो परसों के जो इवेंट हुई है उसमें आप देखेंगे कि पवार कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो भीड़ के सामने कौन आई थी? सुप्रिया ताई आई थी। तो सुप्रिया ताई को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए ये सब इवेंट मैनेज की गई है, ये देखना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ मेरे हर वीडियो में कि इसकी बारीकी से इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। देखना पड़ेगा कि इसके पीछे असलियत में किसने उसको उकसाया है, वो देखना पड़ेगा। और इसके पीछे मोटिव क्या है वो भी देखना पड़ेगा। इतनी आसान बात नहीं है। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो एनसीपी की बुरी हालत यह है कि इनको एनसीपी ओपनली हटाने की बात तो नहीं कर सकती, क्योंकि उससे आघाड़ी का खेल बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। आघाड़ी का खेल बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि और कुछ साल या महीने या पूरे 5 साल यही सरकार इसी ढंग से चलती रही तो तीनों पार्टियों का सुपड़ा साफ होने वाला है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया है। 1 महीने पहले 5 विधानसभा का चुनाव का जो रिजल्ट आया था, नतीजे आए थे, उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि उत्तर प्रदेश झांकी है, ऐसा कहा जाता है, वो गलत है। उत्तर प्रदेश झांकी नहीं है, महाराष्ट्र के लिए पंजाब झांकी है, जहां जिस मस्ती में कांग्रेस और अकाली दोनों पार्टियां मस्ती में इतने सालों से राजनीति कर रही है कि हम जो बोलेंगे, हम जो करेंगे, बस वही, दूसरा कोई करने कुछ नहीं, चारा नहीं है। पंजाब की जनता को अकाली और कांग्रेस छोड़कर और कोई चारा नहीं है। इस मस्ती में जो पार्टियां काम कर रही थी वो दोनों का वोटर ने सुपड़ा साफ कर दिया। जो महाराष्ट्र में आज चल रहा है वो उसी मस्ती का दूसरा चेहरा है कि देखो हमारे पास इतने, हम 3 पार्टियां इकट्ठी है, हम 3 पार्टियां अगर इकट्ठी रहते तो हमको कोई नहीं हरा सकता, बीजेपी हमको नहीं हरा सकती। ये जो मस्ती की बात बार बार दोहराई जा रही है, बार बार बताया जा रहा है कि 3 पार्टियां इकट्ठी आती है, वो कोई माय का लाल नहीं है कि हमको हरा सकता है। ये बोलने वाले संजय राउत से लेकर अजीत दादा पवार से लेकर उद्धव ठाकरे से लेकर नाना पटोले तक एक बात भूल जाते हैं कि आपको बीजेपी नहीं हराएगी, किसी को भी दूसरी पार्टी नहीं हराती। जिसको किसी को जिताती है तो जनता जिताती है, जिसको कोई हराती है तो वह हराने वाला वोटर होता है, मतदाता होता है। और उसका सबसे बड़ा प्रदर्शन, साक्षात्कार अगर कहाँ हुआ है तो पंजाब में हुआ है। पंजाब में जनता ने, वोटर ने, मतदाता ने दिखा दिया कि कांग्रेस हो या अकाली हो, हम किसी को भी हरा सकते हैं, किसी को भी जिता सकते हैं। आम आदमी पार्टी कितनी भी दुबली हो लेकिन वो कंपटीशन में है तो उसको भी लाएंगे। और दोनों पार्टी जो बड़ी पार्टियां मानी जाती थी, कांग्रेस और अकाली, उनका सुपड़ा भी साफ करेंगे। ये पंजाब के मतदाताओं ने दिखाया है। और जो पंजाब का मतदाता दिखाता है, कहता है, वो देश भर का मतदाता किस ढंग से सोचता है उसका एक नमूना होता है। तो जो महाराष्ट्र की 3 पार्टियों ने महाविकास आघाड़ी बनाई है,
भाजपा को सत्ता के बाहर बिठाने के लिए, उससे मतदाताओं की कोई तकरार नहीं है। लेकिन मतदाता ये सोचता है तुम्हारा और बीजेपी का झगड़ा है वो चलते रहने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के लिए बीजेपी का सरकार है या शिवसेना का चीफ मिनिस्टर है या एनसीपी कांग्रेस सत्ता में है, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दुख नहीं होता है, कोई सुख नहीं होता है। मतदाता या जनता जो है उसको अपने जीवन में, अपने जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है उससे मतलब होता है। आप किरीट सोमैया को अंदर डालो या फडणवीस को चीफ मिनिस्टर होने से रोको, उससे जनता को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है कि कौन सत्ता में बैठा है। हाँ, हमारे जीवन में जो सुविधा हमें चाहिए और जो दुविधा है वो हटाने वाला कोई चाहिए, इससे ही मतदाता को, जनता को मतलब होता है। इसलिए हमें कोई नहीं हरा सकता। ये जो बकवास करने वाले शिवसेना, कांग्रेस या एनसीपी के नेता प्रवक्ता है, वो एक बात मत भूले कि आपको बीजेपी नहीं हराएगी। ना तो बीजेपी को आप हरा सकते हो, हराने वाला या जिताने वाला मतदाता होता है, आम जनता होती है, आम इंसान होता है, आम आदमी होता है। अगर वो दुखी रहेगा, उसके जीवन में रोज एक नई दुविधा आएगी, तो आपकी राजनीति से उसे कोई दिलचस्पी नहीं होती, जो उसने पंजाब में दिखाया। और इसलिए आज 2.5 साल के लिए शिवसेना का मुख्यमंत्री चाहिए, ये आपकी मांग होगी। 2.5 साल के लिए एनसीपी की सुप्रिया सुले को चीफ मिनिस्टर बनाना है, ये पवार साहब की ख्वाहिश रहेगी, जनता की ख्वाहिश नहीं है। उद्धव ठाकरे हो, फडणवीस हो या सुप्रिया सुले हो, कौन चीफ मिनिस्टर बनता है उसमें आम जनता की कोई दिलचस्पी नहीं होती। आम जनता के लिए उसकी जिंदगी सुसह्य होनी चाहिए, इससे जनता को दिलचस्पी होती है, मतलब होता है। और आप जो सत्ता में बैठे तीनों पार्टियां ये भूल गए और इसलिए उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया। मुझे लगता है एनसीपी यानी पवार की पार्टी और शिवसेना, उसमें ये झगड़ा चालू हो गया। अगर आप नहीं हटते तो ठीक है, राष्ट्रपति शासन आने से भी आपको हटाया जा सकता है, ये दिखाना चाहते शायद पवार। मुझे लगता है, आज मुझे लगता है कि शरद पवार खुद सरकार नहीं गिराना चाहते, मोदी सरकार ये सरकार गिराए, आघाड़ी सरकार गिराए, एमबीए सरकार गिराए, इसलिए राष्ट्रपति शासन लाए, ऐसी कोई कोशिश एनसीपी की तरफ से शुरू हो गई है। और इसका ही एक पहला कदम मान सकते हैं कि पवार के घर पर जो हमला हो गया, उससे बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी की पूरी डावाडौल हो गई है। ये दिखाने की कोशिश इस हमले से हो गई है, इस घटना से हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि ये इवेंट मैनेजमेंट है, ये मैनेज की हुई घटना है, इवेंट है। शायद शरद पवार मोदी को बताना चाहते, दिखलाना चाहते कि भाई देखो महाराष्ट्र हाथ से निकला जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम खराब हो गई है, कानून व्यवस्था खराब हुई है, जल्द से जल्द यहाँ राष्ट्रपति शासन लाना चाहिए। 355 जो धारा होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, वो बताती है कि अगर किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था डामाडोल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है, कानून व्यवस्था जो है वो अगर चरमरा रही है, तो उसमें हस्तक्षेप केंद्र को करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लाके सरकार हटानी चाहिए, विधानसभा या तो बर्खास्त करो या स्थगित करो। क्या पवार ये चाहते? मुझे लगता है पवार ये चाहते, और इसीलिए सरकार बदनाम करने के साथ साथ कानून व्यवस्था चरमरा रही है, उसका एक साक्षात्कार इस इवेंट से हो रहा है। उसका मतलब साफ है कि खुद पवार साहब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं और इसलिए कानून का खेल बिगाड़ा जा रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।